एवरीवन। कहानी की स्टार्टिंग में हमें ड्रामे के मेन लीड संग को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है, साथ में काफ़ी हॉट, हैंडसम एंड कोल्ड भी। मॉम डैड की डेथ के बाद इसे ग्रैंडमा ने बड़े लाडों से पाला था। उनकी डेथ के बाद ये तो लाइफ में अकेला ही पड़ गया। मरते वक्त ग्रैंडमा ने ये वसीयत की थी कि जो कंपनी उन्होंने इतनी मेहनत से परवान चढ़ाई है, उसकी वारिस सिर्फ और सिर्फ खानदान की बेटियां ही होंगी। संग की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, बट हाँ, उसके खड़ूस अंकल की ज़रूर 2 बेटियां होती हैं। अब इसे तो फिक्र लाहक को जाती है कि इनके हथों कंपनी सेफ नहीं रहेगी। सो 2 मंथ के अंदर अंदर एक बेटी का अरेंज इसने खुद ही कहीं से करना था, तभी तो कम्प्लीटली कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिल सकती थी। दूसरी तरफ ही हमें ड्रामे की फीमेल लीड आह्यूंग को दिखाया जाता है। उसके मॉम डैड की भी डेथ हो चुकी है। अपनी बहन डानबी के साथ ही काफ़ी पुअरनेस में लाइफ गुजार रही है। अपना घर तक उनके पास नहीं है। एक कैफ़े में जॉब करने के साथ साथ हर मौका की तलाश में होती है कि कहीं और भी पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। घर की ऑनर तो बहुत ज़्यादा ही नक चढ़ी होती हैं। इसने अभी तक रेंट पे नहीं किया था, तो अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसे घर को खाली करने का ही ऑर्डर दे देती हैं। उनको तो ज़रा भी रहम नहीं आता है कि 2 मासूम सी बच्चियाँ आखिर को कहाँ पे जाएंगी। इनका तो और कोई ठिकाना भी नहीं है। अब पेरेंट्स तो पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन ना, ये बात उन्हें कहाँ समझ आने वाली थी। जैसे आह्यूंग अपने लिए बहुत ही सस्ता सा अपार्टमेंट देखने जा रही होती है, तो उसकी नज़र डानबी पे पड़ती है, जो कि पार्क में अपनी ही 2 फ्रेंड्स से बहस करने में बिजी थी। ये अपने डैड के साथ हैंग आउट करने जा रही थी और डानबी को साथ ले जाने से मना कर देती हैं कि तुम्हारे पास तो कोई टेंट भी नहीं है। ये सब कुछ देखते हुए आह्यूंग कहती है कि कोई नहीं, टेंट मैं ख़रीद के दे दूँगी। लेकिन मेन बात तो डैड के ना होने की थी। इस बात का ताना मिलते ही डानबी का फेस लटक जाता है। ये सब कुछ आह्यूंग से बर्दाश्त नहीं होता, तो वो उन बच्चियों को सबक सिखाने के लिए उनके पीछे भागती है कि एक दफ़ा फिर से कहना, अभी अभी क्या कहा था तुम लोगों ने। अब जैसे ही ये काम करने के लिए आती है, तो वहीं पे ही हमें इसके बेस्ट फ्रेंड जूहू को भी दिखाया जाता है। बचपन से लेके आज तक वो इसकी काफ़ी ज़्यादा केयर भी करने लगा था। ये उसे सारी बात का बता रही होती है कि कैसे पार्क में कुछ लड़कियाँ डानबी को बुली कर रही थी और ये उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके पीछे भी भागी थी। ये सुनते ही वो पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा टेम्पर तो कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये कहती है कि अच्छा, तो ऐसी बात है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट होने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही वो कह देता है कि ओहो, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, ऐसी भी कोई बात नहीं है। खैर, अब यहाँ पे इसे टेंशन हो रही होती है कि पता नहीं डानबी क्या कर रही होगी, हो सकता है कि वो किसी जगह पे रो ही ना रही हो। ये सब कुछ सुनते हुए जूहू कह देता है कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही हो तो जाओ, आज के दिन मैं तुम्हारी जगह पे काम कर लूँगा और तुम जाके डानबी को देखो। ये सब कुछ सुनते ही वो उसे थैंक यू कह के वहाँ से जाने ही लगी थी और हमें इधर फील होता है कि जैसे कि जूहू इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन अभी तक उसने अपनी फीलिंग्स इससे कन्फेस नहीं की हैं। इधर ही हमें डानबी को दिखाया जाता है, जो कि विंडो के पार ही खड़ी होके एक बाप बेटी को खाना खाते हुए ही देख रही थी और इवन के बेचारी बहुत जेलस भी फील कर रही होती है कि देखो, इसके पापा हैं और मेरे नहीं है। तभी ऊपर से इस रेस्टोरेंट का ऑनर आ जाता है कि मुझे मेरे कस्टमर्स ने तुम्हारी शिकायत लगाई है, देखो यहाँ से भाग जाओ। क्या तुम्हारे मॉम डैड नहीं हैं जिन्होंने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई कि ऐसे किसी को खाना खाते हुए नहीं देखते हैं? वेल, ये कह देती है कि हाँ, मेरे मॉम डैड नहीं है। अब जो इनके यहाँ बहस वगैरह हो रही थी, मीन के ये उसे कह रहा होता है कि यहाँ से चली जाओ, इवन कि उसे बदतमीज़ी भी करने ही लगा था। तभी ये सब कुछ हमारा हीरो संग देखता हुआ ही आ रहा होता है और वो फ़ौरन से आके इसकी साइड लेने लगा था कि मैं हूँ इसका गार्डियन, क्या मसला है, मुझे बताओ सब कुछ। और फिर इससे पूछने लगता है कि क्या तुम भूखी हो, तुम्हें खाना खाना है? तो ये फिर यहाँ पे पहले तो सोचती है कि क्या मुझे इसे हाँ करनी चाहिए कि नहीं, फिर मान जाती है कि हाँ हाँ, मुझे भूख लगी है। तो ये भी कह देता है कि चलो ठीक है, अभी हम इसी रेस्टोरेंट में जाकर ही खाना खाएंगे। इधर ये बेचारी कब से ही डानबी के आने का वेट कर रही होती है कि रात हो चुकी है, अभी तक वो पहुँचे क्यों नहीं। जूहू ने जो भी इनके लिए खाना भेजा था, उसके लिए वो उसे थैंक यू का मैसेज भी कर ही रही थी कि तभी डानबी की एंट्री हो जाती है। अब अपनी बहन के पूछने पे खैर वो अभी कुछ नहीं बताती है। ये कहती है कि ये देखो, जूहू ने हमारे लिए खाना भेजा, आओ खा लो। लेकिन वो कह देती है कि मुझे भूख नहीं है, मैंने नहीं खाना, और हाँ, जूहू को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। ये सुनते ही ये मन में सोचती है कि इसका मतलब है कि अभी तक अब जो पार्क में हुआ था उसको लेके बहुत अपसेट है, इसलिए खाना भी नहीं खा रही है।
खैर बातों ही बातों में ये अपनी बहन से पूछ लेती है कि क्या आपको पापा चाहिए। ये सुनते ही वो सरप्राइज और मन में सोचती है कि मुझे इसे कहना चाहिए कि नहीं, मुझे अब इसके सामने स्ट्रांग बनना है, अब मुझे देख के ही तो इसे कुछ सहारा मिलेगा। और ये भी कहती है कि काश मेरी कोई लॉटरी लग जाए, इस तरह से मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे और मैं और मेरी बहन मिलके अच्छे से अपनी लाइफ को गुजार सकेंगी। लेकिन अब जब इसकी मासूमियत को देखती है तो कह देती है कि हाँ, मुझे भी पापा चाहिए। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और हाँ, मैंने आपकी ये वाली विश पूरी कर दी है। ये सुनते ही अब उसे तो एकदम शौक लगता है कि आखिर को डाम्बी क्या बातें कर रही है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती है। अब अगले ही दिन हमें हमारे हीरो संग को दिखाया जाता है, जो कि कैफ़े में आयुंग से मिलने के लिए ही पहुंच आया था। उसे अपना बिजनेस कार्ड दिखाने के साथ साथ ये भी कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा ऐसे पापा हूँ। ये सुन के इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि इधर चल क्या रहा है। अब इसका असिस्टेंट उसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाने लगा था और ये इसे पूछ रहा होता है कि तुम दाम्बी की बहन हो ना, वैसे तुम दोनों की शक्लें बहुत मिलती जुलती हैं। ये हैरान कि वैसे आप दाम्बी को कैसे जानते हैं। अब वो उसे अपना वही वाला कॉन्ट्रैक्ट दिखाने लगा था, जो कि एक्चुअली में इसकी बहन ने खुद ही अपने हाथों से साइन किया था। अब ये अभी भी कहती है कि मुझे कोई भी पापा नहीं चाहिए, और वो भी जो कि मुझसे सिर्फ और सिर्फ 5 साल बड़ा हो। ये बहुत ही ऑकवर्ड फील नहीं होगा। अब तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो इसे खाना खिलाने के लिए यहाँ पे बैठा था तो ये कहती है कि कहीं आप किडनैपर्स तो नहीं है जो कि मुझे यहाँ पे किडनैप करने की कोशिश कर रही है। असिस्टेंट ये सुनते ही सरप्राइज हुआ। ये कह देता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी किडनैपर्स को तो पैसे चाहिए होते हैं, मैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिच हूँ। अब ये भी बात को मान जाती है। अब ये पूछने लगा था कि वैसे उस वक्त विंडो में खड़ी होकर आप क्यों देख रही थी, मीन के आपको खाना ही तो खाना था ना। ये कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही थी क्योंकि उस लड़की के पापा थे और मेरे पापा नहीं हैं। ये सुनते ही उसे तो एकदम आइडिया आ जाता है, मीन के अब उसे तो अपनी एक बेटी की तलाश थी, तो बस फिर क्या था, उसने इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का ही डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हारा पापा बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही डान भी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सो बैक टू द प्रेजेंट। आयु ने पहले तो इसकी बातों पे यकीन नहीं किया था जब तक कि वो अपनी बहन का खुद अपने हाथों से बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट देख नहीं लेती है। अभी भी इससे पूछ रही होती है कि वैसे आपको मुझे अपनी बेटी बनाने का क्या फ़ायदा होगा, मुझसे सिर्फ और सिर्फ एज में 5 साल बड़े हैं, ऐसे तो लोग बहुत सारी बातें बनाएंगे वगैरह वगैरह। ये अभी भी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होती है। ये उसे मेन रीज़न नहीं बताता, बस यही कहने लगा था कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है, वैसे भी अगर आप सोचने का टाइम लेना चाहती हो तो ले सकती हो। एड्रेस वगैरह बता के वहाँ से चला जाता है कि फिर बाद में मैं आपको पिक करने के लिए आ जाऊँगा। अब ये भी थोड़ी सी हैरान ही हो रही होती है। इसने पूरी बात तो आयुंग को बताई ही नहीं होती है कि अपने अंकल के हाथों से कंपनी को बचाने की खातिर ही वो इतना टफ कदम उठाने पे मजबूर हो चुका है। स्टिल इस बारे में वो उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता था। अब जो भी प्लानिंग करनी थी उसे सिर्फ और सिर्फ अपने असिस्टेंट के साथ ही मिलकर करनी होती है। और वैसे भी वसीयत में ये तो नहीं लिखा था कि बेटी ब्लड रिलेटेड होनी चाहिए, मीन के कोई भी हो सकती है। ये रात को सोचे में गुम बैठी होती है और जो भी सारी बातें आज हुई थी अपने फ्रेंड जूहू को बताने लग गई थी। ये सुनते ही वो इसे कह देता है कि हाँ तुम्हें अब इतना फैसला करने पे सोचना तो नहीं चाहिए, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम कभी भी उसके घर उसके साथ रहने के लिए नहीं जाओगी। ये भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल मैंने तो यही डिसीजन लिया, इसके लिए मुझे अब मज़ीद नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी कि वैसे भी उस घर की ऑनर ने मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस घर से जाने का भी ऑर्डर दे दिया है, मैं क्या करूं, इसे कुछ समझ आ ही नहीं रही होती है। सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डाम्बी को लेके ये फाइनली अब सैंग की प्लेस पे आ ही चुकी थी। अब यहाँ पे आके उसे पता चलता है कि वो भी एक फैमिली की तरह इनके साथ ही रहेगा। ये सुनते ही ये एकदम शॉक्ड रह जाती है कि ये क्या बात हुई, ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं कि आप हमारे साथ ही रहेंगे। ये अब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का इरादा बना ही रही होती है कि तभी इसकी नज़र दाम्बी पे पड़ती है, जो कि इतने बड़े घर में फर्स्ट टाइम आके काफ़ी खुश दिख रही थी। अब कह देती है कि ठीक है मैं इस घर में आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि तब तो दाम्बी ने अपना काम एकदम परफेक्ट किया था, और इसकी स्मार्टनेस को देखते हुए ये दोनों भी काफ़ी सरप्राइज रह गए थे। कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के बाद ही इसने इसे बताया था कि मेरी तो एक बड़ी बहन भी है। ये सुनते ही अब सैंग की शक्ल तो देखने लायक ही थी कि क्या तुमने इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया। वो समझ रहा था कि शायद ये एक छोटी बच्ची है जो कि बेघर है और इसे मैं सहारा दूंगा, लेकिन अब तो खैर इसे हर
हर हाल में इसकी बड़ी बहन को भी मनाने के लिए जाना ही था। सो फिर हमें यही दिखाया जाता है कि कैसे वो अपने असिस्टेंट को लेके आयुंग से मिलने के लिए आ गया था। विंडो के पार जैसे उसकी नज़र आयुंग पे पड़ी थी, तब ऐसे मानो कि जैसे कि इसे फर्स्ट साइट ही उससे लव हो चुका हो। बस फिर क्या था, ये उसे उससे बात करने के लिए आ गया था। अब एक स्कूल ट्रिप पे डाम्बी को जाना होता है, तो उसके लिए ये उसे रेडी कर लेती है और वो इन दोनों को ही गुड बाय कहती हुई वहाँ से चली गई थी। पीछे से ये दोनों अकेले ही रह जाते हैं और यही बात करने लगे थे कि अब हमें अपना वो काम कंटिन्यू करना चाहिए। अब डाम्बी भी चली गई है, वो कोई और काम नहीं था बल्कि अपने घर में ही इन्होंने कुछ रूल्स वगैरह बनाने थे, जिसे लेके ये दोनों अब डिस्कशन करने लगे थे। एक दफ़ा कैसे वो जैसे घर वापस आया था, देखा था ये उसका अंडरवियर लिपेटने की कोशिश कर रही थी। ये उसे मना करता है कि देखो मेरी चीज़ों को ऐसे टच करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी दफ़ा अब इसने नोट किया था कि उसके पिज़्ज़ाज़ बॉक्स जो कि इसने इतनी मेहनत से बनाए थे, वो तो सैंग ने फेंक दिए थे। ये कहती है कि मेरी इजाज़त के बिना आखिर को आपने मेरी चीज़ों को टच करने की कोशिश भी कैसे की। सो सेकंड रूल ये बनता है कि चीज़ों को आइंदा के बाद बिना इजाज़त के टच नहीं करना। थर्ड ये था कि जब भी अपना काम कर रहा होता है तो अंदर से उसकी बहुत ही ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी। वो कॉल पे किसी से बात कर रही थी। यहाँ के उसे मना करता है कि अब इतना ज़्यादा नॉइसी होने की भी ज़रूरत नहीं है। अब फिर बाद में जब ये खाना खा रही होती है तो वो इसका दूध जाके फेंक देता है कि ये तो एक्सपायर हो चुका है। ये कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये फ्रिज में पड़ा हुआ था तो एक हफ्ता हम इसका इस्तेमाल कर सकते थे। अब बस इस तरह से कुछ रूल्स वगैरह इन्होंने बनाने के बाद ये एक दूसरे से हैंडशेक भी कर लिया था कि आइंदा के बाद हम एक दूसरे की लाइफ में अब मज़ीद इंटरफेयर नहीं करेंगे। रात के वक्त जैसे ही डाम्बी से बात कर रही होती है तो वो कह देती है कि क्या आपने मेरा यूनिकॉर्न जोड़ दिया था। ये सोच रही होती है कि इसके लिए तो मुझे टूल्स चाहिए। इस बारे में जैसे ही संग से पूछने के लिए आती है तो वो कह देता है कि क्या टूल्स, वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ हम वो ज़रूर ख़रीद के लाएंगे। अब ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक इसकी नज़र एक बग पे पड़ती है, जिसे कि देख के ना सिर्फ ये बल्कि हमारा हीरो भी डर गया था। अब दोनों ने ही इसका काम तमाम करना था। जैसे तैसे करके बहुत हिम्मत इकट्ठी करने के बाद ही अब संग ने उसका काम ख़त्म कर ही दिया था। इसके बाद ही इतनी ज़्यादा इन्हें खुशी होती है कि दोनों यहाँ पे एक्साइटमेंट के मारे एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। इस वक्त ना सिर्फ आयुंग की बल्कि संग की भी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी। ये तो एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे तो हमें इतना भी फील होता है कि जैसे हो ना हो इसे तो आयुंग से लव हो ही चुका है। अब कन्फेशन कब करेगा उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलना है। अब रात को जो कुछ भी हुआ उस सारे इंसिडेंट के बारे में ये जूहू को बता रही होती है कि कैसे बग को उस वक्त संग ने मार दिया था। ये सुनते ही वो सरप्राइज कि क्या तुमने उसके घर में मूव करने का फैसला कर लिया था, इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। वेल यहाँ पे इस पर थोड़ा बहुत गुस्सा भी करने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वैसे भी ये तो बुरी बात है। ये कह देती है कि कोई बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ही था, और वैसे भी इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मालकिन ने मुझे अपने घर से ही निकालने का सोच लिया था तो मैं कहाँ पे जाती। इसी वक्त ही हमें सैंग के अंकल को दिखाया जाता है जो कि उससे मिलने के लिए घर पे ही आए थे। सामने से एक लड़की को देख के एकदम सरप्राइज से होते हैं कि आखिर को ये कौन है, और फिर संग से पूछने भी लगे थे कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो तो साफ मना कर देता है कि नहीं नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि एक मेड है। ये सुनते ही हमारी क्यूट सी हीरोइन को बुरा लग जाता है कि कम से कम कुछ और ही बोल देता, लेकिन इसने मुझे मेड क्यों कहा है। हर्ट तो बहुत ही फील कर रही होती है। अंकल वर्क से रिलेटेड ही संग से बात करने के लिए आए थे, लेकिन सामने से लड़की को देख के यही कह रहे होते हैं कि ये तो हमारी प्राइवेट बातें हैं ना, तो क्यों ना जब तुम ऑफिस आओगे हम वहीं पे कर लेंगे। यहाँ से जाते जाते अपने असिस्टेंट को इन दोनों पे नज़र रखने का भी कह देते हैं। और वैसे भी मुझे ये लग रहा है कि जो रूमर्स फैले हैं वो बिल्कुल सच है। अब आखिर को वो कौन से रूमर्स हैं उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा। ये अब इससे अपोलोजाइज कर रहा होता है कि उस वक्त मेरे सामने कोई और चॉइस नहीं थी, मुझे उनसे ये झूठ बोलना पड़ा कि तुम हमारी मेड हो। वो कह देती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मन से तो उसे बहुत बुरा लगा था ना, लेकिन अपने इमोशन से इसके सामने कंट्रोल कर लेती है कि इसे पता नहीं चलना चाहिए। वो इसे कह देते हैं कि हमारे बीच जो भी रिलेशनशिप है उसके बारे में स्पेशली कि अंकल और इवन के बाकी सबको भी मालूम नहीं होना चाहिए, वरना कि बहुत सारी बदनामी हो सकती है और इस तरह से मेरा जो मिशन है वो भी ख़राब हो जाएगा। मन में तो यही सोच रहा होता है। खैर वो भी अब कह देती है कि ठीक है, उसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी।
अब नेक्स्ट सीन में ही इसे जूहू के पास बैठे दिखाया जाता है। उसे तो जैसे ही पता चला था ना कि ये तो उस लड़के के घर में मूव कर चुकी है, वो बहुत ही भड़का हुआ लग रहा था और ये भी कहता है कि मैंने अपनी मॉम को मना लिया है, सो तुम अगर चाहो तो मेरे घर में स्टे करने के लिए आ सकती हो। लेकिन ये मना कर देती है कि अब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो चुके हैं तो इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, और वैसे भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, इसमें क्या बुराई है। कह देता है कि चलो ठीक है, तुम्हारी ही मर्जी है, और जो इसके लिए कोई गिफ्ट लाया था वो देता हुआ वहाँ से चला जाता है। बाद में उसका दिया हुआ गिफ्ट देखती है तो एकदम सरप्राइज, बग्स से बचने के लिए उसने कुछ इलेक्ट्रिसिटी गैजेट्स इसे दिए हुए थे। ये अब उसे मनाने के लिए कैफ़े आ जाती है और फिर बहुत ही क्यूट सी हरकतें भी करने लगी थी। उसका फ्रेंड था ना, तो इसलिए नहीं चाहती थी कि ये मज़ीद उससे नाराज़ रहे, और वैसे भी हर मुश्किल घड़ी में इसी ने तो उसकी हेल्प की होती है। वो भी मान जाता है कि ठीक है, अब अपना ड्रेस चेंज करके आओ और यहाँ पे कस्टमर्स को भी तो संभालना है। तभी ऊपर से दो लेडीज़ की एंट्री होती है कि आजुंग कौन है। अब जैसे उसकी नज़र आजुंग पे पड़ती है तो वो फिर उसे बहुत सारी बातें भी सुनाने लगी थी कि दाम भी तुम्हारी ही बहन है ना, देखो वो हमारी बेटियों को बुली करने की कोशिश कर रही थी, आखिर तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो। ये सब कुछ सुनते हुए ना यहाँ पे जूहू कह देता है कि मजीद अगर इसे कुछ कहा तो मैंने पुलिस को बुला लेना, यहाँ से चली जाए। और तभी ऊपर से हमारे हीरो की भी एंट्री हो जाती है। वो इनसे कहने लगा था कि मैंने CCTV कैमरा चेक करवा लिया और मुझे यही मालूम हुआ है कि दाम्बी के साथ आपकी बेटियों ने ही बदतमीज़ी किया है, ना कि उसने। अब यहाँ पे ये भी कहने लगा था कि मैं दाम्बी और ये जो आपके सामने लड़की खड़ी है ना, इन दोनों का ही गार्डियन हूँ, अगर आइंदा के बाद कोई भी शिकायत हो तो सीधा मुझसे ही आके बात करना। और वैसे भी प्रिंसिपल से मेरी बात हो चुकी है, मैं अब वो इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसका ये वाला गेस्चर तो हमारी क्यूट सी हीरोइन को तो बहुत ही पसंद आता है। ये लेडीज़ भी अब अपोलोजाइज़ करती हुई वहाँ से चली जाती हैं, और वैसे भी इन्हें अपनी ही पड़ गई थी, गलती तो आखिर को इनकी बेटियों की ही होती है। अब ये उसे घर पे आने का कह कर चला जाता है कि जब काम ख़त्म हो जाए तो आ जाना। रात को जैसे ही आती है तो सामने से उसे देख के हैरान कि क्या आपका काम ख़त्म हो गया था कि आज ऑफिस से जल्दी आ गए हो। तो वो कह देता है कि हाँ बिल्कुल जल्दी ख़त्म हो गया था, और इसे अपने साथ ही एक टेंट दिलवाने के लिए लेके आ जाता है। और फिर बातों ही बातों में अपनी लाइफ की स्टोरी भी ही बताने लगा था कि कैसे मॉम डैड की डेथ के बाद ही मुझे ग्रैंडमा ने पाला था। अब फिर उनकी भी डेथ हो चुकी है। वो कंपनी उन्होंने बहुत ही मेहनत से बनाई थी। अब ग्रैंडमा जो भी वसीयत वगैरह करके गई थी उसके बारे में भी वो सारा का सारा इसे बता देता है। ये सुनते ही यहाँ पे वो थोड़ी सी अपसेट तो हो ही जाती है। अब तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे स्कूल के प्रिंसिपल की इसे ही कॉल आई थी। दाम्बी ने अपनी बहन का नहीं बल्कि संग का ही नंबर दिया था। ये सुनते ही अपने सारे शेड्यूल को कैंसिल करने के बाद ही वो उनकी हेल्प करने के लिए चला गया था। अब सारी बातें तो इसने उसे बता दी होती हैं कि ग्रैंडमा के बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इसने दाम्बी और इसे अपनी बेटी बनाया है। ये सब कुछ सुनने के बाद ही उसे तसल्ली दिलाती है कि इस बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब दोनों ही साथ में काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, और यहीं पे ही हमें दिखाया जाता है कि कैसे किसी पर्सन ने इन दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक कर ली हैं। अगले दिन जैसे कैंपिंग पे जाते हैं तो वहीं पे उसी बंदे ने फिर से इनकी फ़ोटोज़ बना ली होती हैं, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अंकल का ही असिस्टेंट था, क्योंकि उन्होंने इसे ही तो इन पे नज़र रखने के लिए कहा था। अगले दिन जैसे ये तैयार होकर काम पे जा रही होती है तो संग तो बस इसे देखता ही रह जाता, और ये भी कहने लगा था कि आज काम से जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि दाम्बी के साथ मिलके हम डिनर करेंगे। वैसे भी हमें काफ़ी अर्सा हो चुका है ना। इमन के उससे तो नज़र हटा ही नहीं पाता होता है। ये तो उसे ओके कहते हुए वहाँ से चली ही गई थी। नेक्स्ट डे हमें इसे असिस्टेंट के पास ही खड़े दिखाया जाता है। वो तो तकरीबन इसका बेस्ट फ्रेंड भी था। उसे कह रहा होता है कि आज तक लाइफ में मेरे दिल में ये ख्वाहिश कभी भी पैदा नहीं हुई है कि मैं किसी को प्रोटेक्ट करूं, लेकिन हाँ अब 2 पर्सन्स हैं मेरी लाइफ में जिन्हें को देख के मेरा दिल करता है कि मैं बस हमेशा इन दोनों की केयर करता रहा हूँ। ये सुनते ही असिस्टेंट कह देता है कि हाँ मैं बॉस काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ कि आप बहुत बदल चुके हैं, और वैसे भी जैसे कि आप पहले कोल्ड हार्टेड मतलब हुआ करते थे वो अब नहीं बात रही है आप में। मीन के इस आयुंग से लव हो चुका था इस बार में तो ऑलरेडी असिस्टेंट को मालूम हो ही क्या होता है, और वैसे भी वो तो अपने बॉस की रग रग से वाकिफ़ होता है। इसने तो अब आयुंग को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखने का भी डिसाइड कर ही लिया होता है। अब फिर अचानक ही असिस्टेंट को एक न्यूज़ मिलती है तो वो एकदम शॉक्ड रह गया था। अब फिर संग को भी बताने लगा था कि आपने 2 लड़कियों को अडॉप्ट किया है, ये वाली न्यूज़ लीक हो चुकी है। वो बेचारा परेशान हो जाता है।
हर टाइम जॉब करने के बाद ही ये जूहू के साथ ही वापस जा रही होती है और उसे थैंक यू भी बोल रही होती है कि ये जॉब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मिली थी। हील्स पहनने की वजह से इसके पाँव में काफ़ी दर्द होने लगा था, तो वो इसके लिए जो चप्पल लाया था इसे पहनाने लगता है। ये देखते हुए इसे काफ़ी अच्छा लगता है। वेल तभी इसकी नज़र उस न्यूज़ पे भी पड़ जाती है जो कि इनके खिलाफ अब रूमर्स फैल चुके थे। जैसे ही जूहू देखते हैं तो वो एकदम सरप्राइज इससे कहने लगा था कि अब तुम्हें उस आदमी के पास वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हारा ही यूज़ किया है। देखो अब तुम्हारी रेपुटेशन उसने ख़राब करके रख दी है और तुम्हारी कोई केयर नहीं करता। लेकिन ये सब सुन के वो कह देती है कि नहीं, मुझे अपनी टेंशन नहीं है, बल्कि वो जो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाहता था अब उसका क्या बनेगा। ये सब सुनते हुए जूहू हैरान के 1 मिनट, तुम्हें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, आखिर को तुम उसको लेके इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो। तभी ये संग इसे ढूंढता हुआ आ जाता है कि मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रहा था बट तुमने पिक ही नहीं की है। जूहू तो यहाँ पे उसे मना कर देता है कि तुम इसे वापस नहीं ले जा सकते हो, और वैसे भी तुमने जो कुछ भी किया है वो बस अपने फ़ायदे के लिए ही किया, इसका यूज़ कर रहे थे ना अब तक तुम। वो कह देते हैं कि ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी मैं अब इसे मज़ीद अपनी बेटी बनाना नहीं चाहता हूँ, बल्कि एक वुमेन की खातिर इसे अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। ये चुप रहती है, उसे कोई जवाब नहीं देती है, तो वो कह देता है कि मैं घर पर तुम्हारे ही आने का वेट करूँगा, सो इसलिए तुम जैसे ही मुनासिब समझो तो वापस आ सकती हो। अब ये वापस मुड़ता है और उसे कहने लगा था कि मैं बचपन से लेके अब तक तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करने का सोचता आया हूँ। इवन के 7 साल हो चुके हैं कि मेरे दिल में तुम्हें लेके फीलिंग्स भी डेवलप हो गई। अब सीधा सीधा उसने इसे अपने लव की कन्फेशन कर दी थी, लेकिन उसे सॉरी बोल लेती है कि मेरे दिल में तुम्हें लेके ऐसी कोई भी फीलिंग्स डेवलप हुई ही नहीं है, और वैसे भी तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते आए हो। इवन के मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड भी मानती हूँ। मेरी लाइफ में तुम बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, लेकिन एक फ्रेंड की तरह। अब मेरे दिल में कोई और है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये सुनते उसका दिल तो दुख जाता है, लेकिन कह देता है कि तुम्हें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें पसंद करना मेरी चॉइस थी। और उसे छाता थमा देता है कि अभी बारिश होने वाली है तो इसमें भीगना मत। ये फ़ौरन से ही संग के पास आ चुकी थी और उसे ही छाता पकड़ा देती है। वो कह देता है कि अब तुम टेंशन मत लो, जो भी रूमर्स फैले उन सबको मैं संभालूंगा, और अपनी कंपनी को भी। अब तुम्हें मज़ीद कोई भी बर्डन बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों फ्रीली अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। ये सब कुछ सुनते ही वो इसे किस कर लेती है। इस तरह से तो संग के भी इमोशंस अब जाग जाते हैं, और वो भी फ़ौरन से हमारी क्यूट सी हीरोइन को यहाँ पे किस कर लेता है। और उसके बाद ही कहने लगा था कि तुम्हें मेरा बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक दफ़ा ग्रैंड माँ की कंपनी को मैं खुद संभाल लूँ, उसके बाद सीधा मैं तुम्हारे पास ही वापस आऊँगा। ये भी ओके कह देती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि ये फिर से अपने काम पे वापस आ चुकी थी, और इधर ये दिन रात मेहनत करके फाइनली अपनी कंपनी को अपने हाथों में ले ही लेता है। मीन के अब इसे अपनी कोई भी डॉटर को अडॉप्ट करने की ज़रूरत थी ही नहीं। अब जैसे ही अंकल को इस बारे में पता चला था ना, तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं। ये तो उन्हें ये भी कह के जाने लगा था कि जिस लड़की को आपने मेरी बेटी कहा था वो मेरी बेटी नहीं रही है। नेक्स्ट ही हमें दम्बी को दिखाया जाता है, फिर से उसे ये वाली फ्रेंड्स बुली कर रही होती हैं, और तभी ऊपर से संग की एंट्री हो जाती है, जो कि इन लड़कियों से कहने लगा था कि मैंने दम्बी के लिए पूरी कैंपिंग साइट बुक करवा ली और हम वहीं पे जा रहे हैं। और वो भी इन्हें चिढ़ाती हुई इनके साथ वहाँ से चली जाती है। पीछे से अभी अफसोस करने लगी थी कि वो हमें शुरू दिन से ही दम्बी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो कितनी ज़्यादा लकी है ना, काश वो हमारी फ्रेंड होती, हम भी उसके साथ मस्ती करने के लिए जाते। अब नेक्स्ट ही संग सीधा सीधा आयुंग से मिलने के लिए आ चुका था। एक पेपर के थ्रू ही उससे अपने लव की कन्फेशन करता है, और ये भी कहने लगा था कि अब मज़ीद तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी का सारा मामला मैंने संभाल लिया, हम दोनों फ्रीली अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। ये सब कुछ देखते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, एंड फ़ौरन से उसने संग को हग भी कर ली थी। एंड देन इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, एंड अपना ख्याल रखना।